हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम बेदर्द पिया एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 7वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। क्या करना है, क्या सोचा है तुमने मेरी जान? कबीर ने निशा को देखते हुए पूछा। कबीर, चलो एक खेल खेलते हैं, निशा ने कहा। कौन सा खेल निशा? कबीर ने पूछा। जिंदगी और मौत का खेल कबीर, निशा ने राहुल और जानवी को देखते हुए कहा। मैं कुछ समझा नहीं निशा, कबीर ने कहा। मुझे तुम्हारी गन दो कबीर, और एक गोली उसमें रहने देना, निशा ने कहा। ठीक है, मैं अब समझ गया हूँ जान, ये लो गन। बोलकर कबीर ने गन निशा को थमा दी तो राहुल और जानवी तैयार खेल खेलने के लिए, निशा ने टेढ़ी स्माइल करते हुए कहा। क्या तैयार निशा? तुम पागल हो गई हो क्या? ये कोई खिलौने की गन नहीं, इसमें गोली है और ये असली गन है, कांपते हुए और डरते हुए जानवी ने कहा। मैंने तुमको ये नहीं पूछा कि तुम ये खेल खेलोगे, ये तो तुम्हारी आज की पनिशमेंट है, और ये मत भूलो कि तुम लोग अभी मेरे घर में हो। मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, निशा ने गंभीर लुक देते हुए कहा। कबीर, देखो ये क्या कर रही है, ये पागल हो गई है, इसे तुम समझाओ कबीर, राहुल ने चिल्लाते हुए कहा। चुप हो जाओ तुम दोनों, निशा को जो ठीक लगेगा वही करेगी वह, मैं उसे कुछ भी नहीं कहूँगा, कबीर ने दोनों को चिल्लाते हुए कहा। तो मैं तुम दोनों को रूल समझा दूँ? तुम दोनों को इस गन में सिर्फ एक ही गोली है, और किस किस सेल में है ये मैं खुद भी नहीं जानती, इसलिए जानवी तुम पहले राहुल के ऊपर ये गन चलाओगी। यदि वह बच गया तो फिर राहुल तुम जानवी के ऊपर गम चलाओगे। निशा ने आराम से दोनों को देखते हुए कहा। नहीं नहीं, मुझे अभी इतनी जल्दी नहीं मरना, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे दिमाग का कोई स्क्रू ढीला हो गया है? जानवी ने चिल्लाते हुए कहा। जो इंसान दुनिया के सामने एक बार मर गया है उसे दोबारा मरने से क्या डरना? तुम तो मर ही चुकी हो, तो तुमको तो डरना ही नहीं चाहिए मिस जानवी मिश्रा, कबीर ने डेविल स्माइल करते हुए कहा। चलो जानवी, पहले तुम मारो अपने आशिक को, देखते हैं क्या किस्मत उसका साथ देगी या नहीं। चलो जानवी जल्दी करो, निशा ने जानवी को धक्का देते हुए कहा। राहुल की जान हलक में अटक गई थी। वो एक पल जानवी को देखता तो एक पल जानवी ने उसके ऊपर तानी हुई गन को देख रहा था। जानवी को तो वहीं पर खड़े खड़े पसीना आ गया था, वह थर थर काँप रहा था। राहुल की आंखों से आंसू निकलने लगे थे, उसकी आंखों में मौत का खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा था। राहुल ने अपनी आंखों को एकदम ही भींच कर बंद कर लिया था। तभी जानवी ने गन का ट्रिगर कांपते हाथों से दबा दिया, मगर सिर्फ आवाज ही आई थी, गोली नहीं चली थी। जब राहुल की जान में जान आई, अब राहुल की जान में जान आई, और वह एक पल को जानवी को तो कभी उसके हाथ में पकड़ी गन को देखने लगा। चलो राहुल, अब तुम्हारी वाली, चलाओ अपनी मशूका के ऊपर गोली, चलाओ, निशा ने राहुल को गन देते हुए कहा। राहुल ने निशा की दी हुई गन जानवी के बदले निशा के ऊपर तानते हुए कहा। कबीर, जरा से भी चालाकी करने की कोशिश की तो ये गोली निशा के ऊपर चला दूंगा, इसलिए जो मैं कहूँ वही करना। कबीर, राहुल ने निशा को दबोचते हुए कहा। क्या चाहते हो तुम? कबीर ने ठंडी आवाज में। मुझे तुमको छोड़ना होगा और निशा को भी मेरे साथ ही भेजना होगा। यदि तुमने चालाकी करने की कोशिश की तो मैं निशा को तुम्हारी ही नज़रों के सामने मार दूंगा। राहुल ने निशा को और भी मजबूती से पकड़ते हुए कहा। मेरा एक वसूल है राहुल, मैं जब तक अपने दुश्मनों से जी भरकर बदला नहीं ले लेता तब तक मैं उसे नहीं छोड़ता, और मैं अपने वसूलों के आगे चाहे कितनी भी मजबूरियां क्यों ना हो अपने घुटने नहीं टेकता। कबीर अपने दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए खड़ा रहा। कबीर, तुम शायद बोल रहे हो कि निशा की नज़र में अब भी वह मेरी मंगेतर है, राहुल ने हंसते हुए कहा। किसने कहा तुमको कि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ? मेरी याददाश्त तो कभी गई ही नहीं राहुल, निशा ने चिल्लाते हुए कहा। यह सुनकर वहाँ मौजूद हर एक इंसान शॉक्ड हो चुका था, किसी को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी। सभी निशा को हैरत से देख रहे थे। निशा की याददाश्त कभी गई ही नहीं थी, कबीर ने कहा। मगर क्यों कबीर? राहुल ने पूछा। राहुल और निशा की सच्चाई जानने के लिए, कबीर ने कहा। मेरे को समझा नहीं कबीर, राहुल ने कहा। मुझे कुछ दिन से ऐसा लग रहा था कि निशा भी मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही है और वह तुमको छुप कर मिलने आती है, कबीर ने कहा। निशा बेवफा है कबीर, जानवी ने कहा। हाँ कबीर, तुमने सही सोचा था, निशा हमको मिलने रोज ही आती थी और तुम्हारे सारे बॉडीगार्ड्स को भी बाहर भेज देती थी, राहुल ने भी जानवी का साथ देते हुए कहा। यह तो तुमको पता चल गया कबीर, नहीं तो हम अब
तो यहाँ से भागने में भी सफल हो चुके थे। जाह्नवी ने कहा, हमने निशा को कहा भी था कि इसमें खतरा है, मगर उसने कहा कि वह सब कुछ संभाल लेगी। राहुल ने भी कहा, कितनी बेशरम और बेगैरत है ये लड़की। जाह्नवी ने निशा को नफरत से देखते हुए कहा, कबीर, यदि तुम जानते ही थे कि निशा तुमको धोखा दे रही है, तो फिर तुमने अभी तक उसके साथ अच्छा सलूक क्यों किया? जाह्नवी ने कबीर की आंखों में देखते हुए कहा, यदि मैं तुम लोगों की तरह निशा के साथ भी वही सलूक करता, तो फिर मुझे ये कैसे पता चलता कि क्या साजिश रची जा रही थी मेरी पीठ पीछे? कबीर ने कहा, कबीर, तुमको अब तो निशा की सारी सच्चाई पता चल गई है, तो प्लीज़ हमको छोड़ दो और हमें यहाँ से आज़ाद कर दो। राहुल ने कहा, नहीं, कभी नहीं। मैं अपने दुश्मनों को तब तक नहीं छोड़ता जब तक मुझे उनसे खतरा है। कबीर ने कहा, कबीर, तुमको हमसे कौन सा खतरा है? तुम्हारे आगे तो हम लोग कुछ भी नहीं है। राहुल ने झूठी हंसते हुए कहा, कबीर के कई दुश्मन हैं जो घर लगाए बैठे हैं, इसलिए कबीर कभी सोता भी नहीं है, तो कभी अपनी आंखें बंद करके सोता है। कितने हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। कबीर ने कहा, कबीर प्लीज़ हमें छोड़ दो, हमें शादी करनी है, अपनी दुनिया बसानी है। अब तो तुमको निशा की सच्चाई भी पता चल गई है। जाह्नवी ने कहा, शादी का तो अभी पता नहीं है कबीर, मगर मुझे अपना खन्ना एम्पायर फिर से खड़ा करना है, प्लीज़ जाने दो हमको। राहुल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, कबीर की कैद से कभी भी आज़ादी की ख्वाहिश मत करना राहुल। मैं तुमको ना तो जीने दूंगा और ना ही मरने। कबीर ने राहुल को मुक्का मारते हुए कहा, मगर अब असली गुनाहगार तो तुम्हारे ही सामने खड़ी है, तो फिर तुम क्यों उनको यूं कोई सजा नहीं देते कबीर? जाह्नवी ने नफरत से कहा, तुम दोनों को बहुत जल्दी है निशा को सजा दिलवाने की। मुझे किसके साथ क्या करना है और क्या नहीं, ये मुझे अच्छे से पता है, इसलिए तुम दोनों को उस बात का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कबीर ने कड़वाहट से दोनों को देखते हुए कहा, तुम आखिर हमको क्यों नहीं छोड़ देते कबीर? राहुल ने पूछा, आज की तुम्हारी सजा तो सुन लो। कबीर ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं कबीर। राहुल ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं चाहता हूँ तुम अपने हाथों से आज निशा को सजा दो, क्योंकि मैं धोखेबाज लोगों को माफ़ नहीं करता, मगर मैं वादा करता हूँ यदि तुम निशा को अपने हाथों से जो मैं कहूँ वह सजा दोगे, तो मैं तुमको और जाह्नवी को माफ़ कर दूंगा और आज़ाद भी कर दूंगा। कबीर ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, क्या करना होगा मुझे कबीर? राहुल ने पूछा, जो तुमने कहा वह यदि सही है तो तुमको निशा को इसी गन से गोली मारकर मार डालना है राहुल। कबीर ने गन देते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो कबीर? मानता हूँ कि अब मैं और निशा साथ में नहीं है, मगर फिर भी मैं उसको मार नहीं सकता कबीर। राहुल ने कहा, ठीक है, तो फिर ये काम जाह्नवी तुम कर दो। कबीर ने जाह्नवी के हाथों में गन देते हुए कहा, मैं नहीं कबीर, मुझसे निशा का खून नहीं होगा। मैं उसके गंदे खून से अपने हाथ गंदे नहीं करूंगी, और मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, मैं अपनी ही छोटी बहन का खून कैसे कर सकती हूँ? जाह्नवी ने इनकार करते हुए कहा, तो फिर ठीक है, आप लोग मार नहीं सकते तो फिर मुझे ही निशा को अपने हाथों से मारना होगा। बोलकर कबीर ने निशा के सामने गन तान दी। निशा फिर भी उसी जगह आराम से खड़ी थी, उसके चेहरे पर ना तो डर था ना ही मौत का खौफ था। तभी कबीर की उंगली ट्रिगर तक पहुंच गई और एक गोली उसमें से निकलकर दीवार पर जाकर लग गई। क्या हुआ? कोई कुछ भी समझ नहीं पाया और सभी खुले हुए दरवाजे पर आए हुए एक बूढ़े शख्स पर नजर टिक गई। उस बूढ़े आदमी ने कबीर के हाथ को धक्का देकर उसका निशाना चुका दिया था। दादाजी आप? कबीर ने रतन जी को देखते हुए कहा। रतन जी ने कबीर के गाल पर एक थप्पड़ मारते हुए कहा, क्या करने जा रहे थे कबीर? सच्चाई को सामने लाने की कोशिश कर रहा था। कबीर ने शब्द के सामने देखते हुए कहा, जहर के कभी परखने नहीं होते कबीर, तुम्हारी एक भूल से सब कुछ खत्म हो जाता कबीर। रतन जी ने कहा, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता था कि निशा मेरे लिए कितनी इनोसेंट है। कबीर ने कहा, कबीर, निशा जैसी लड़की तुमको फिर कभी नहीं मिलेगी। क्या तुम भूल गए कि ये वही लड़की है जिसने तुमको पत्थर से इंसान बनाया है, तुमको जीना सिखाया है, जिसने तुमको मुस्कुराना सिखाया है, जिसने अपनी जान को बार बार तुमको बचाने के लिए दांव पर लगाया है? रतन जी ने कहा, दादा, मैं निशा के बिना कभी भी नहीं जी सकूंगा, मगर मुझको लगता था कि निशा के दिल में कहीं ना कहीं अब भी राहुल है, और वह आज भी उनको दिल में प्यार करती है। कबीर ने सच्चाई कहते हुए कहा, एक बार मुझसे तो पूछ लिया होता कबीर कि क्या है मेरे दिल में, कौन है मेरी जिंदगी में? क्या इतना भी भरोसा नहीं था तुमको मुझ पर? कबीर, निशा ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो निशा। कबीर आगे कुछ भी बोलता उसके पहले निशा वहाँ से बाहर निकल गई थी और अपने कमरे में खुद को बंद कर दिया था। निशा गुस्से से नाराज होकर वहाँ से बाहर निकल गई और
अपने कमरे की तरफ भाग गई। कबीर भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया और रतन जी भी वहां से बाहर आ गए। उसने अपने मन में बुदबुदाए, कालो बेटा, अब यहाँ पर अपने मन की तुमको ही ना झुकना पड़े तो कहना, क्योंकि बीवों के आगे अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। अब तेरी भी यही हालत होने वाली है। निशा बोलेगी और तू सुनेगा। निशा, निशा मेरी बात सुनो। वह मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। सुनो ना जानू, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो, कबीर ने निशा का हाथ पकड़ते हुए कहा। तभी निशा ने अपना हाथ जोड़ते हुए कबीर को एकदम ही कोड आवाज में कहा, मेरा हाथ छोड़ो कबीर। अरे ऐसे कैसे छोड़ो, छोड़ने के लिए थोड़ी ही पकड़ा है हाथ निशु जान, कबीर ने प्यार से कहा। कबीर मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो, मुझे अभी बहुत ही चक्कर आ रहे हैं, तो मैंने कहा छोड़ो मुझे, निशा ने कबीर को देखते हुए कहा। निशा, मैं मानता हूँ मैंने बहुत बड़ी भूल की है, पर मुझे माफ़ कर दो। तुम जो कहोगी मैं वह करने को तैयार हूँ। बोलते हुए कबीर उठक बैठक बच्चों की तरह क्रॉस में हाथ को कान के ऊपर रखते हुए करने लगा, जिसको देखकर सुरभि और दादाजी मुंह पर हाथ रखकर चुपके से हंस रहे थे। कबीर, ये बच्चों के जैसे बिहेव करना बंद करो और मेरे पीछे आना भी। निशा ने भी अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा। निशा, अब ऐसे भी क्या नाराजगी हो गई, मुझसे गलती बाबा, मैं भी इंसान ही हूं ना, कबीर ने निशा को मनाते हुए कहा। कबीर, मैंने क्या तुमसे कुछ भी कहा, निशा ने जवाब देते हुए कहा। निशा, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं तब तक तुम्हारे पीछे यूं ही आता रहूंगा और मुझसे तुमसे माफ़ी मांगता रहूंगा। कबीर ने निशा की साड़ी का पल्लू अपने हाथ में पकड़कर कहा। कबीर, छोड़ो मेरा पल्लू, तुम अब कोई छोटे बच्चे नहीं हो। छोड़ो कबीर, सब लोग देख रहे हैं। निशा ने पल्लू को छुड़ाते हुए कहा। देखने दो जान, मैंने अपनी घरवाली का पल्लू ही तो पकड़ा है, किसी और की बीवी का पल्लू थोड़ी ही पकड़ा है। कबीर ने बेशर्मों की तरह निशा के पल्लू को अपनी उंगलियों में लपेटते हुए कहा। भाड़ में जाओ, निशा ने कहा। तभी अचानक निशा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे चक्कर आने लगी और वह अचानक से बेहोश हो गई। वह नीचे गिरते उसके पहले कबीर ने उसे संभाल लिया और अपनी गोद में उठाकर बेड के ऊपर लेट गया। कबीर के इतना बोलते ही, हेलो जिमी। जिमी समझ गया कि कबीर और निशा ने फिर से कोई बखेड़ा शुरू किया होगा। वह जल्दी से कपूर विला में आ गया और सीधा ही कबीर के कमरे में आ गया। कबीर अभी भी निशा की हथेलियों को रब कर रहा था। जिमी ने जल्दी से अपना स्टेथोस्कोप बॉक्स चढ़ाया और निशा को चेक करने लगा। दादाजी और कबीर की नजरें दोनों को ही देख रही थी, कभी जिमी की हरकतें तो कभी निशा को। तभी जिमी ने उछलते हुए कबीर को अपने दोनों हाथों से कमर से ऊंचा करते हुए खुशी से कहा। कबीर, जो बात मैं कहने वाला हूँ, ये बात जब तू भी सुनेगा तो मेरी ही तरह तुम भी उछलोगे। जिमी ने कहा। सिर्फ बंदरों की माफिक उछलना बंद कर, और क्या बात है पहले ये बता, क्या हुआ है निशा को, अचानक से ये चक्कर क्यों आ गए। कबीर ने कहा। तब तक निशा भी होश में आ चुकी थी और वह बैठने की कोशिश करते हुए खड़ी होने लगी। तभी जिमी ने कहा, नहीं, निशा के घर में एक बंदर कम है क्या, जो तू दूसरे बंदर को इस घर में लाना चाहती है। जिमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बंदर हूँ, अच्छा, और अब एक और बंदर। मगर तभी कबीर बोलते बोलते रुक गया और जिमी की तरफ देखते हुए बोला, मतलब कि निशा। और वह निशा को ही प्यार से देखने लगा। हाँ कबीर, सी इज प्रेग्नेंट, जिमी ने मुस्कुराते हुए कहा। दादाजी, सुना आपने, आप पर दादा बनने वाले हैं। मैं पापा बनने वाला हूँ, कबीर ने खुशी से उछलते हुए कहा। ओह हेलो, मैं भी हूँ लाइन में, मुझे क्यों भूल गए भाई, मैं तो चाचा और मामा दोनों बनने वाला हूँ, जिमी ने कहा। तभी कबीर ने सुरभि की आवाज़ दी और बोला, सुरभि तुमने सुना, मैं पापा बनने वाला हूँ और तुम बुआ। बोलकर कबीर ने अपनी जेब से 2000 की 5 गड्डियाँ निकाली और कहा, सुरभि जाओ और गरीबों को खूब सारा खाना खिलाओ और उनको भी कहना कि कबीर के बच्चे को आशीर्वाद दे। कबीर, तेरे कारण ही तो वह अनाथालय चलता है, वह हजारों गरीब 2 वक्त की रोटी पाते हैं, तुमको उन सब का आशीर्वाद तो मिलता ही रहेगा बेटा, रतन जी ने कबीर के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। जब कबीर को पता चला कि निशा प्रेग्नेंट है तो वह बहुत खुश हुआ और उसने अपने काम से छुट्टी लेकर निशा को हनीमून पर लेकर जाने का प्लान बनाया। तुम भी कमाल करते हो कबीर, कभी कोई हनीमून पर थोड़ी ही जाता है। अभी निशा ने भी खुश होते हुए कहा, मेरी बीवी पहली बार माँ बनने वाली है तो मैं कुछ भी करूँगा, कबीर ने निशा को बाहों में भरते हुए कहा। कबीर ने अपने सारे काम विवान को समझा दिए और वह निशा को लेकर साउथ अफ्रीका चला गया। वहाँ पर भी उसने अपने खुद के कई शॉपिंग मॉल, होटल, रिजॉर्ट और विला थे। निशा को आज तक इस बात का भी पता नहीं था। कबीर ने निशा के लिए एक आलीशान होटल में कैंडल लाइट डिनर का प्लान किया और उसको लेकर शाम को 7 बजे आ गया। कबीर, ये होटल तो कितना बड़ा है और कितना आलीशान है, निशा ने
कबीर के बाजू में हाथ डालते हुए कहा, तुमको ये होटल पसंद आया निशा? कबीर ने निशा के चेहरे पर आई खुशी और चमक को देखते हुए कहा। निशा कुछ भी जवाब देती है उसके पहले ही होटल का मैनेजर कबीर को ग्रीट करता हुआ वहां आया और अपनी सॉफ्ट आवाज में बोला, आइए सर, आइए मैडम, आपका स्वागत है। आपके लिए टेरेस की ऊपर सब कुछ मैनेज कर दिया गया है और आपका हनीमून सुखरूप रहे, इसके लिए आपकी सभी ज़रूरतों को नज़र में रखते हुए होटल का सबसे बढ़िया और शानदार रूम भी आपके लिए रेडी करवा दिया गया है, मैनेजर ने कहा। निशा के तो दिमाग के ऊपर से ही सब कुछ जा रहा था। वह तो इन दोनों की बातों को बस सुनकर ही सोच में पड़ गई थी। चलो निशा, कबीर ने सोच में खोई हुई निशा का हाथ पकड़ते हुए कहा। निशा कबीर के साथ ऊपर टेरेस की तरफ आगे बढ़ गई। उसने ऊपर आकर देखा तो उसके लिए वहाँ पिंक और वाइट कलर के गुलाब के फूलों से डेकोरेट किया गया था। पूरी टेरेस को रंग बिरंगे लाइट से जगमगाया गया था जो एकदम ही डेम थी। रेड और वाइट कूल के बलून लगाए गए थे। म्यूजिक प्लेयर पर धीमी धीमी आवाज में रोमांटिक सॉन्ग बज रहे थे और टेरेस की लॉन के बीच में एक राउंड डाइनिंग टेबल कैंडल से सजाया गया था। निशा तो ये सब कुछ देखकर बहुत ही खुश हो गई थी। उसने ऐसा तो सिर्फ मूवी में सुना और देखा था, कभी कोई उसके लिए भी तो ये सब करेगा ऐसा सोचा भी नहीं था। थैंक यू हब्बी, आई लव यू, बोलकर निशा कबीर के गले लग गई। कबीर ने निशा का माथा और उसके लिए एक चेयर कबीर ने निशा का हाथ थामा और उसके लिए एक चेयर खींचकर उसे उसमें बिठाया और दूसरी चेयर पर वह बैठ गया और निशा के सामने देखते हुए बोला, निशा आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई। मेरी दर्द और तकलीफ से भरी ज़िंदगी को तुमने अपने प्यार से संवार दिया। तुमने एक क्रूएल कबीर कपूर को कबीर बनाया, एक इंसान बनाया। मैं सच में बहुत ही लकी हूँ निशा कि तुम मेरी ज़िंदगी में हो। मुझे एक अच्छा इंसान ही नहीं, एक अच्छा पिता भी बनना है, एक अच्छा पति भी बनाया, एक अच्छा पोता भी बनाया, एक अच्छा पति भी बनाया और मैं वादा करता हूँ निशा, मैं एक अच्छा पिता भी ज़रूर बनूंगा। कबीर ने निशा की उंगली में एक सच्चे हीरे की रिंग पहनाते हुए कहा, कबीर तुम हो ही अच्छे। मैंने तो सिर्फ तुमको प्यार करना सिखाया है। तुमने तो मुझे सिर्फ प्यार ही नहीं, सारे जहाँ की खुशियाँ ही दे दी और मुझे अपनी पत्नी बनाकर मेरा खोया हुआ अस्तित्व ही लौटा दिया। आज मैं भी तुमको वादा करती हूँ, मैं एक अच्छी बीवी बहू के साथ साथ एक जिम्मेदार और अच्छी माँ बनकर भी दिखाऊंगी। निशा ने कबीर के हाथ को चूमते हुए प्यार से कहा। अच्छा अब ये कहो, क्या खाना पसंद करोगी तुम? कबीर ने प्यार से पूछा। कबीर कहते हैं जब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो उसे कुछ खट्टा और तीखा खाने का बहुत ही मन करता है और उसमें भी यदि उसे गोलगप्पे मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। निशा ने कबीर के मजे लेते हुए कहा, ठीक है, आपका हुक्म सिर आंखों के ऊपर, बोलकर कबीर ने सर झूलते हुए बेटर को पास बुलाया और धीरे से उसके कानों में कुछ फुसफुसाया। कुछ मिनट में वेटर एक ट्रॉली में खाने की कुछ चीज़ें रखकर चला गया। लीजिए माय स्वीट हार्ट, पेश है आपकी खिदमत में गोलगप्पे, बोलकर कबीर ने गोलगप्पे निशा के मुंह में रख दिया। निशा ने गोलगप्पे को ख़त्म करते हुए उससे पूछा, कबीर यहाँ पर गोलगप्पे कैसे मिले? क्या यहाँ के लोग भी ये सब कुछ खाते हैं? निशा ने दूसरा गोलगप्पा खाते हुए पूछा। नहीं मेरी जान, यहाँ ये सब कुछ नहीं मिलता। ये तो मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही इंडिया से मंगवा कर रखे थे तुमको सरप्राइज देने के लिए। कबीर ने फिर से एक गोलगप्पा निशा को खिलाते हुए कहा। तुम बहुत अच्छे हो कबीर, निशा ने खुश होते हुए कहा। वो तो मैं हूँ ही, मगर इस सरप्राइज के बदले मुझे क्या मिलेगा? कबीर ने शरारत भरे अंदाज में कहा। तुमको मिलेगा ठेंगा, बोलकर निशा खुलकर खिलखिलाकर हंसने लगी। दोनों ने आधे घंटे में अपना डिनर खत्म किया और फिर धीरे धीरे बज रहे म्यूजिक के साथ दोनों ही एक दूसरे से लिपट कर डांस करने लगे। रात के 11 बज रहे थे। कबीर ने निशा को अपनी गोद में उठाया और अपने कमरे में लेकर आया और उसे एक गिफ्ट बॉक्स देते हुए कहा, जाओ निशा, जाकर फ्रेश हो जाओ और इसे पहन कर आओ। कबीर ने खुद के कपड़े उठाते हुए कहा। निशा वॉशरूम में चली गई और उस गिफ्ट बॉक्स को खोलकर देखा तो उसमें उसके अंदर एक रेड कलर की नाइटी थी, एकदम ही बारीक और जलियों वाली जलियों वाली ने तक आती वह नाइटी बहुत ही सुंदर थी। निशा ये देखकर शर्मा गई। फिर वो फ्रेश होकर वह नाइटी को पहनकर बाहर आ गई। कबीर भी फ्रेश होकर बाहर आ गया था। उसने जैसे ही निशा को उस नाइटी में देखा वह निशा के करीब गया और दीवार से सटाकर उसको पीछे घुमाकर उसकी बैग को चूमने लगा। उसके बालों की लटों के कान के पीछे करते हुए उसने 2 हाथों का घेरा बनाकर निशा को बेतहासा चूमने लगा। धीरे धीरे कमरे
की रोशनी को कम करते हुए कबीर ने निशा को गोद में उठाकर बेड में लिटा दिया और फिर उसके ऊपर आ गया और फिर निशा को एक डीप किस करने लगा। निशा ने भी कबीर को अपनी बाहों में भर लिया और वह भी उसकी नेक को, उसके होठों को चूमने लगी। अब दोनों ही बेहद ही उत्तेजित हो गए थे। कुछ ही देर में कमरे की सारी रोशनी को बुझा दिया गया और फिर दोनों के ही कपड़े लगभग इधर उधर थे और एक दूसरे में समा गए। कबीर और निशा को यहाँ आए 1 सप्ताह हो गया था, मगर कबीर का तो अभी भी मन ही नहीं भरा था। उन्होंने आज निशा को बहुत सारी शॉपिंग करवाई और फिर वो निशा को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर चला गया। कबीर, आज तो तुम बड़े ही रोमांटिक हो रहे हो, निशा ने कबीर को प्यार से देखते हुए कहा। मेरी जान, तुम्हारे लिए तो हमेशा ही रोमांटिक हो सकता हूँ, कबीर ने निशा को कहा। कबीर, जब हमारा बेबी आ जाएगा तब भी तुम मुझे इतना ही प्यार करोगे, निशा ने पूछा। नहीं, मैं तब सिर्फ तुमको ही नहीं, अपने बेबी को भी बहुत सारा प्यार करूंगा, कबीर ने निशा को अपनी बाहों में भरते हुए कहा। कबीर, कहीं ये सपना ही तो नहीं है ना, जो मैं आँख खोलूं तो टूटकर बिखर जाए, निशा ने भीगी पलकों से कहा। निशा, क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो, तुमको मुझसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता, कबीर ने निशा को कसकर बाहों में भर लिया। दोनों ही खामोश हो गए थे। तभी कबीर का फ़ोन बजता है और दोनों के बीच की खामोशी टूटती है। बोल विवान, कबीर ने कहा। कबीर, तुम कब तक आ रहे हो, विवान ने पूछा। मैं अभी कुछ दिन बाद आऊँगा, कबीर ने कहा। ठीक है, एंजॉय योर हनीमून टाइम, बोलकर विवान ने कॉल रख दिया। कबीर, तुम अभी कुछ दिन और घूमना चाहते हो, निशा ने पूछा। निशा, मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी को जी भर कर जी लेना चाहता हूँ और मैं अभी वापस उसी घुटन भरी ज़िंदगी में लौटना नहीं चाहता हूँ, कबीर ने निशा का हाथ पकड़ते हुए कहा। कबीर, तुमको अभी मॉम और डैड का भी तो पता लगाना है ना, विलम, निशा ने कहा। इसके बारे में मैंने अभी सोचा नहीं है निशा, कबीर ने कहा। मैं तुम्हारे कहने का मतलब समझी नहीं, कबीर, निशा ने असमंजस में पूछा। मतलब कि मैं उनको अभी लाना ही नहीं चाहता, कबीर ने कहा। कबीर, क्या चल रहा है तुम्हारे भेजे में, चिढ़ते हुए निशा ने कहा। निशा, मुझे अभी वक्त चाहिए, मैं यूं ही किसी के भी साथ नहीं जी सकता हूँ, भले ही वह मेरे मॉम डैड हो, मगर मैं अभी उनके साथ रहने के लिए तैयार नहीं हूँ, कबीर ने कहा। क्या तुमको अभी भी कोई शक है, कबीर, निशा ने पूछा। पता नहीं निशा, मगर अभी मेरा दिल उनको स्वीकार करने में झिझक रहा है और अभी मैं तैयार भी नहीं हूँ, कबीर ने कहा। कबीर, वह तुम्हारे मॉम और डैड हैं, उन्होंने तुमको अपने आप से दूर रखा है क्योंकि वह सिर्फ तुम्हारी सलामती चाहते थे। तुम अब उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, कबीर, निशा ने प्यार से समझाते हुए कहा। मैं वापस जाने के बाद सोचूंगा और मैं अभी कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहता, मेरी निशु, कबीर ने पीछे से निशा को अपनी बाहों में भरते हुए कहा। हटो कबीर, तुम बड़े ही बदतमीज हो गए हो, अभी कार को ड्राइव करने पर अपना ध्यान दो, निशा ने कबीर को हल्के से धक्का मारते हुए कहा। कबीर ने फिर पूरे रास्ते एक भी शब्द नहीं बोला और आधे घंटे बाद वह लोग होटल पहुंचे तो रात को सितारों की तरह जगमगा रही थी। निशा और कबीर दोनों ही कमरे में आ गए और सीधे ही अपने कमरे में गए, आकर फ्रेश होने चले गए। कबीर, मुझे बहुत भूख लगी है, निशा ने कहा। मैं अभी खाना ऑर्डर कर देता हूँ मेरी जान, कबीर ने कहा। कबीर, मैं क्या कहती हूँ, हम दोनों डिनर करने कहीं और चलें, निशा ने प्यार से पूछा। ठीक है, चलो, हम आज बाहर जाएंगे डिनर करने, कबीर ने खड़े होते हुए कहा। दोनों ने बाहर डिनर किया और फिर रास्ते पर एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए दोनों ही आइसक्रीम खाते खाते चल रहे थे। कबीर, एक बात पूछूं, निशा ने कबीर को देखते हुए पूछा। हाँ पूछो ना, कबीर ने कहा। मुझे अभी घर की बहुत याद आ रही है, तो हम वापस कब जाएंगे, निशा ने पूछा। अभी हमारा जी नहीं भरा है, कबीर ने कहा। फिर निशा कुछ भी नहीं बोली। दोनों ही होटल वापस आ गए थे। निशा अब बहुत ही थक गई थी। कबीर ने उसकी बाजू में लेटे ही उसे अपने करीब खींच लिया और फिर धीरे धीरे वह निशा को चूमने लगा और फिर कुछ याद आया तो वह निशा को चिपक कर सो जाता है। दूसरे दिन जब कबीर की आंखें खुली तो उसने देखा निशा अभी भी उसकी बाजू में ही सोई हुई है। कबीर ने निशा की फॉरहेड पर किस किया और फ्रेश होने चला गया। जब कबीर बाहर आया तो उसने देखा निशा उसे ही घूरते हुए देख रही है। तब वह उसके पास आया और उसकी बाहों में उसको भरते हुए बोला, क्या देखा जा रहा है, क्या इरादा है तुम्हारा, क्या बात है, तुम तो बड़े ही रोमांटिक होते जा रहे हो। कबीर की गर्म सांसें में ही निशा को जैसे ही कहीं खो सी गई थी। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस तुमको देख रही थी, निशा ने हकलाते हुए कहा। निशा, चलो,
हम आज वापस जा रहे हैं, मुझे एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना ही होगा, कबीर ने कहा। निशा भी फ्रेश होने चली गई और फिर वह भी रेडी होकर कबीर के पास आ गई। दोनों ने ही होटल से चेकआउट किया और एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। दोनों ही अनजान थे कि आने वाले दिन में उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। कोई किसी को आज आखिरी बार देख रहा है और फिर कभी भी एक दूसरे को नहीं देख पाने वाला। बस कुछ ही दिन बाकी हैं। आज सुबह से ही निशा की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। उसको सीधा ही ओटी में डिलीवरी के लिए ले जाया गया। कुछ ही घंटों बाद एक प्यारी और नन्ही सी किलकारी गूंजने लगी। डॉक्टर ने अपनी गोद में एक प्यारे से बच्चे को लेकर बाहर आई और कबीर की गोद में उस बच्चे को देते हुए बोली, मुबारक हो कबीर सर, बेटा हुआ है। कबीर ने अपने प्यारे बच्चे को अपनी बाजुओं में समाते हुए उसको देखा और फिर डॉक्टर को पूछा, निशा निशा कैसी है? कबीर ने पूछा। वो भी ठीक है सर, वो अभी आराम कर रही हैं, डॉक्टर ने कहा। कबीर ने खुश होकर अपने बॉडीगार्ड्स को लाखों रुपए की गड्डियां दी और उनको गरीबों में बांटने को कहा। विवान को कहा कि वह पूरे स्टाफ को बोनस और मिठाइयाँ बांटे। हॉस्पिटल के स्टाफ को भी उसने बहुत सारी रकम दी। 2 घंटे बाद निशा की जब नींद खुली तो उसने देखा कबीर उसका हाथ पकड़े ही उसके सामने बैठा था और उसको ही प्यार से देख रहा था। निशा ने देखा उनका बच्चा पालने में सोया हुआ था। उसने उसको प्यार से देखा और फिर कबीर को देखते हुए बोली, कबीर मुबारक हो, अब तुम पापा बन गए हो। तुमको भी मुबारक हो मेरी स्वीट हार्ट, तुम भी मॉम बन गई हो, कबीर ने निशा के हाथों को चूमते हुए कहा। दोनों एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे, तभी छोटे कबीर की मासूम किलकारी ने दोनों को होश में लेकर आई। कबीर ने अपने बच्चे को अपनी गोदी में उठा लिया और फिर उसको निशा की गोद में देकर वह बाहर निकल गया। निशा ने अपने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और फिर उसको दूध पिलाने लगी। कबीर की फैमिली आज पूरी हो गई थी। एक क्रूएल इंसान को एक दिलदार बनाकर निशा ने यह साबित कर दिया था कि यदि आपका प्यार सच्चा हो तो वह पत्थर को भी मॉम कर सकता है। अब तो निशा को हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल गई थी। वह अब घर आ गई थी। कबीर के दादाजी अब तो परदादा बन गए थे और वह तो बहुत ही खुश थे कि आज उनके पोते के घर भी उनके वंश का वारिस उसका परपोता आ गया था। बेटे कबीर, क्या तुम अब भी अपने मॉम और डैड को नहीं बुलाओगे? रतन जी ने पूछा। दादाजी, मुझे आप में ही सब कुछ मिल गया है। बचपन से मैंने आपको ही अपने साथ देखा है और आपको ही अपना सब कुछ माना है। मैं उनको अपना नहीं मान पाऊंगा, कबीर ने कहा। तभी निशा ने कहा, कबीर, जो हुआ उसे भूल जाओ और अब आगे बढ़ जाओ। हमारे बच्चे को भी अपने दादा दादी के प्यार को पाने का हक है। क्या तुम अपने बच्चे को वह खुशी नहीं दोगे? निशा ने प्यार से कहा। ऐसी बात नहीं है निशा, मगर वह कुछ बोलता उसके पहले ही दादाजी ने कहा, कबीर, वह तुम्हारे मॉम और डैड है। रघुवीर ने सिर्फ तुम्हारी जान को खतरे से बचाने के लिए अपने आप को तुमसे दूर रखा। तुम्हारी मॉम ने एक भी दिन ऐसा नहीं गुजारा होगा जब उसने तुमको याद करके अपने आंसू नहीं बहाए होंगे। रतन जी ने कहा, कबीर, बुला लो मॉम और डैड को। उनके प्यार पर सिर्फ तुम्हारा ही हक नहीं है, मेरा और हमारे बच्चे का भी है। निशा ने कहा, ठीक है, मैं इनको यहाँ पर कल ही बुला लूँगा और उनको भी हमारे साथ रहने का इंतज़ाम करवा लेता हूँ, कबीर ने कहा। ये बहुत अच्छी बात हुई बेटा, कल शाम को ही हम एक पार्टी का अनाउंसमेंट करते हैं और तभी हम अपने बच्चों का नाम भी रखते हैं, निशा ने खुश होते हुए कहा। छोटे सितान को लेकर अपने कमरे में आ गई और बच्चे को दूध पिलाने लगी। दूसरे दिन शाम को ही कबीर के मॉम डैड भी सिंगापुर से आते हैं और अपने बेटे बहू और पोते को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। पार्टी शुरू हो गई थी और मेहमान भी आने लगे थे। कबीर और निशा अपने नन्हे बच्चे को लेकर नीचे आ रहे थे। सभी ने तालियां बजाते हुए उसको ग्रीट किया और अपनी खुशी जाहिर की। रतन जी की गोद में बच्चे को देखकर दोनों ने रघुवीर जी और दीपिका जी के पैर छुए। खुश रहो मेरे बच्चों, आप दोनों को देखकर आज हम दोनों बहुत ही खुश हैं, दीपिका ने निशा के माथे को चूमते हुए कहा। फिर दोनों ने ही कबीर को प्यार से निहारते हुए कहा, मेरे बच्चे, तुम्हारे खातिर ही हम दोनों तुमसे बहुत दूर चले गए थे, मगर अब सब कुछ सही है। मैं तो बहुत ही खुश हूँ आज। रघुवीर जी ने कबीर के दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, आज मेरा बरसों का सपना पूरा हो गया। आज मैं अपने पूरे परिवार के साथ हूँ और सब कुछ सिर्फ और सिर्फ निशा के कारण ही हुआ है। इस बच्ची ने बरसों से बिछड़े परिवार को आज मिलाकर पूरा कर दिया है। सच में कबीर, तुम बहुत ही नसीब वाले हो जो निशा जैसी प्यारी बच्ची तुम्हारी जीवन साथी है, रतन जी ने खुश होते हुए कहा। कबीर के बच्चे का नामकरण भी आज होना था, इसलिए पंडित जी को भी बुलाया गया था। उन्होंने बच्चे का जन्म राशि को देखकर उसका नाम सूरज रखा। सही भी था, उसके जन्म से ही उसके परिवार में खुशियों का सूरज उदय हो गया था। सभी के दिल में चेहरे पर खुशी साफ साफ झलक रही थी। कबीर ने देखा उसके बेटे की
दाहिने हाथ के बाजू पर कंधे और सीने के बीच एक गहरा काला तिल था। पंडित जी ने कहा कि इस बच्चे की इसे एक जन्म की निशानी कहते हैं, जो कहीं बच्चों को होती है। आपके बच्चे को भी ऐसा ही है ये निशानी। पार्टी खत्म होते होते रात के 1 बज गए थे। अब सभी बहुत थक गए थे, तभी सभी अपने कमरे में चले गए थे। सभी आने वाले कल के खतरे से अनजान थे। रात के 4 बज रहे थे। सभी दिन भर की थकान और पार्टी की थकान के कारण गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी 2 अनजान लोग के 4 कदम चुपके से कबीर के कमरे की तरफ आगे बढ़ रहे थे और वह अपने चेहरे को मास्क से ढक कर रखे थे। वह 4 हाथ सूरज को पकड़ने ही वाले थे, तभी अचानक सूरज जोर जोर से रोने लगा और कबीर और निशा की गहरी नींद टूट गई। बच्चे के रोने की आवाज़ से वह 2 लोग घबरा गए और लाइट्स मानो उसके पहले छुपने की नाकाम कोशिश करने लगे, मगर वह दोनों छुप पाते उसके पहले ही कबीर ने लाइट ऑन कर दी और वह दोनों नकाबपोश लोग वहीं के वहीं ढेर रह गए। बच्चे की रोने की आवाज़ को सुनकर दादाजी और सुरभि भी वहां पर आ गए थे। बाजू के कमरे से रघुवीर जी और दीपाली जी भी आ पहुंचे और आखिर सूरज क्यों इतना जोर से रोए जा रहा था ये जानने की कोशिश करने लगे, मगर तभी कबीर की नज़र इन नकाबपोश पर गई और वह जल्दी से खड़ा हो गया और अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उनको बंदी बना लिया। फिर उनके नकाब को कबीर के बॉडीगार्ड्स ने दूर किया तो जो चेहरा देखा उसे देखकर निशा की भी चीख निकल गई। वह नकाबपोश कोई और नहीं मगर राहुल और रिहान ही थे। रात के वक्त कबीर उनके हाथ और पैर को छोड़ दिया था ताकि वह भी आराम से सो सके। कबीर ने दोनों को बहुत मारा। दोनों के मुंह से और नाक से खून निकल आया था। कबीर के इशारा करते ही दोनों को बॉडीगार्ड वहां से लेकर चले गए और फिर उसे बंदी बना दिया गया। अब अचानक से सूरज भी एकदम से शांत हो गया और कुछ ही मिनट में वह निशा की गोद में सो गया। निशा अभी भी सो रही थी और डर के मारे कांप रही थी, अभी भी रो रही थी। दीपाली जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बड़े ही प्यार से कहा, बेटी अब वह नहीं आएंगे। कबीर ने उसे पकड़ लिया है, तुम डरो नहीं और बच्चे को अपनी बाजू में सुलाकर तुम भी सो जाओ। निशा, मेरे होते हुए हमारे बच्चे को कोई छू भी नहीं सकता। तुम अब आराम करो और शांत हो जाओ। कबीर ने सूरज के सिर को प्यार से चूमते हुए कहा, बेटा कबीर आज के बाद तुम उन दोनों को रात को कभी भी खुला मत छोड़ना और उसके कमरे को भी बाहर से नॉक कर देना ताकि वह दूसरी बार ये भूल ना करे। रतन जी ने कहा, बेटा कबीर तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन तुमने बना लिए होंगे, तुम मेरी मानो और निशा को सूरज के साथ लंदन भेज दो। उसकी सलामती ज़रूरी है बेटा। मैं और तुम्हारी मॉम रहेंगे निशा के साथ और तुम भी आते जाते रहना। रघुवीर जी ने चिंता जताते हुए गंभीरता से कहा, मैं निशा और मेरे बच्चे को छोड़कर नहीं जी सकता, मगर सूरज के लिए मुझे ये करना ही होगा। ठीक है पापा, आप लोग परसों हमारे चॉपर में निकल जाइए, मैं वहाँ आता जाता रहूँगा। कबीर ने कुछ सोचने के बाद हाँ कह दिया। सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए, मगर निशा की आंखों से नींद गायब हो गई थी। वह अपने ही ख्यालों में बैठी हुई थी कि तभी कबीर ने उसे हिलाया और पूछा, निशा क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कबीर, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकूंगी, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। कबीर, तुम मुझे लंदन भेजोगे तो मैं नहीं जी सकूंगा। कबीर ने निशा ने कबीर को लिपटते हुए आंसू भरी आंखों से कहा, निशा मैं भी तुमसे और सूरज से दूर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ, मगर निशा हमें सिर्फ अपने बारे में ही नहीं हमारे बच्चे की सलामती के लिए भी सोचना होगा। सूरज अभी कितना छोटा है, उसकी सलामती बहुत ज़रूरी है। निशा, सूरज के भविष्य की खातिर भी तुमको जाना होगा लंदन। कबीर ने निशा की पीठ को सहलाते हुए कहा। निशा भी जानती थी कि जो आज हुआ वह दोबारा भी हो सकता है। उसने अपने मन को मजबूत किया और अपनी आंखों के इन आंसू को पोंछ कर वह भी लंदन जाने के लिए तैयार हो गई। दूसरे दिन कबीर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ उन बंधकों के कमरे में आया और सीधा ही अपनी चेयर के ऊपर पैरों के ऊपर पैर चढ़ाकर बैठते हुए बोला, तुम दोनों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बच्चे को छूने की? मेरा कहर शायद तुम दोनों भूल गए हो। बोलकर वो खड़ा हुआ और चाबुक लेकर दोनों को मारने लगा। आज तुम दोनों ने मुझे फिर से इंसान से जानवर बनने को मजबूर कर दिया है। तुमने आज मेरे जिगर के टुकड़े के ऊपर अपनी गंदी नज़र डालने की और उसे किडनैप करने की जो घटिया कोशिश की है, उसकी मैं तुमको जितनी भी सज़ा दूँ उतनी कम ही होगी। बोलकर कबीर ने राहुल और रिहान के ऊपर गरम गरम पानी की बाल्टी उड़ेल दी। पूरा कमरा दोनों की चीखों से गूंजने लगा। मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा कबीर, तुमने मुझसे मेरी निशा को छीना है, मैं भी तुमसे तुम्हारी सारी खुशियाँ छीन लूंगा। राहुल ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, निशा को मैंने तुमसे छीना नहीं है और तुमने जो निशा के साथ किया था उसके बाद तो वह तुमको देखना भी नहीं चाहती और तुम कहते हो वह तुम्हारी है। किस भ्रम में जी रहे हो? ना तुम कभी निशा के थे और ना कभी निशा ने तुमसे प्यार किया है, इसलिए निशा का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दो राहुल खाना। कबीर ने राहुल को मुक्का जड़ते हुए कहा।
तुम्हारे कारण मेरा बिजनेस आज नीलामी की कगार पर है। मैं तुम्हारे यह पिछले 1 साल से बंदी बनकर नरक की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तुमने और जानवी ने मुझे बुरी तरह फंसा दिया और अब मैं यहाँ एक गुलाम बनकर रह गया हूँ राहुल। रेहान ने गुस्से से अपने दांत भींचते हुए नफरत से कहा। तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं थे रेहान। तुमने यदि निशा का रैप ना किया होता तो तुम अपनी ज़िंदगी आराम से जी गुजार रहे होते, मगर तुमने भी सिर्फ दरिंदगी ही दिखाई। कबीर ने रेहान के कॉलर को पकड़ते हुए गुस्से से कहा। आखिर तुम क्या चाहते हो कबीर? रेहान ने चीखते हुए पूछा। बर्बादी, तबाही और तुम्हारी मौत, कबीर ने जहराली मुस्कान के साथ कहा। यदि हमारी मौत चाहते हो तो क्यों 1 साल से हमें बंधक बनाकर रखा है? मार क्यों नहीं देते हो? राहुल ने गुस्से से चिल्लाते हुए पूछा। मैं तुमको ऐसी मौत दूंगा जो तुम्हारे सामने होगी, फिर भी तुमको वह मिलेगी नहीं। तुम जीना चाहोगे मगर जीने की चाहत नहीं होगी। मौत को भी तुमको चुनने में शर्म आ जाएगी। ऐसी जिंदगी और ऐसी मौत दूंगा, बोलकर कबीर ने अपने बॉडीगार्ड्स को कुछ इशारा किया और वह फिर वहां से चला गया। कबीर अपनी फैमिली के ऊपर कोई भी खतरा हो ये नहीं चाहता था, इसलिए वह निशा और सभी घर वालों को लंदन भेज देता है और वहां भी उसे टाइट सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर दिया था। अब कबीर को पहले वाला कबीर बनने में कोई देर नहीं लगने वाली थी। कबीर ने राहुल को इतना पीटा था कि वह सही से बैठ भी नहीं सकता था और ना ही ठीक से खड़ा रह सकता था। दूसरे दिन उसने रेहान को भी उसी तरह पीटा और उसकी भी वही हालत कर दी थी। वह रोज ही बारी बारी दोनों को पीटता और दोनों को ही चलती फिरती लाश बना दिया था। तुम इंसान नहीं हो कबीर, तुम मौत का देवता हो जो ना सुकून से जीने दे रहा है और ना ही मरने दे रहा है। आखिर क्या चाहते हो तुम और कितना तड़पाओगे तुम? राहुल ने दर्द से कराहती हुई आवाज में कहा। निशा मेरी जान है और तुमने उसकी जिंदगी में जितनी तकलीफ और दर्द भरी यातना भरी जिंदगी कर दी थी, तुम ना आते तो निशा मेरी हो चुकी होती और मैं उसका। राहुल ने कबीर को जहरीली नज़र से देखते हुए कहा। तुम निशा को सच्चा प्यार करते राहुल तो उसे जो तकलीफ और जो दर्द उसके घर वाले दे रहे थे उससे तू उसे बाहर निकालता और उसका सच्चा हमदर्द बनता। यूं निशा का सौदा अपने बिजनेस में साथ मिलकर नहीं करता तू राहुल, कबीर ने कड़क और गुस्से भरी आवाज में कहा। कबीर तुम अपनी हद पार कर रहे हो। तुम खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझ रहे हो, मगर तुमसे बड़ा बूझा दिल कोई नहीं होगा जो किसी और की बीवी को अपनी पत्नी बनाकर ही जी रहा है। राहुल ने चीखते हुए कहा। राहुल खबरदार, जो निशा के बारे में कुछ भी कहा तो मैं तुम्हारी जुबान को ही काट दूंगा। कबीर ने भी चीखते हुए राहुल को मुक्का मारते हुए कहा। यकीन नहीं आता है कबीर? तो जाओ और जाकर पूछो अपनी प्यारी बीवी निशा से कि वह किसकी बीवी थी और वह कहाँ से भाग कर आई है। रेहान ने राहुल को संभालते हुए कहा। तुम दोनों मुझसे झूठ बोल रहे हो। मेरी निशा सिर्फ मेरी है और वह कभी मुझसे धोखा नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं है। कबीर ने दोनों को आग उगलती नजरों से देखते हुए कहा। निशा के बाप ने उसकी शादी रुपयों की खातिर पहले एक बहुत बड़े गैंगस्टर ब्लैक कोबरा के साथ कर दी थी। राहुल ने कुछ कदम आगे चलते हुए कहा। आज तक किसी ने भी ब्लैक कोबरा को देखा नहीं और ना कोई उसका नाम भी जानता है। रेहान ने कबीर के सामने खड़े होते हुए कहा। निशा का 3 साल पहले किडनैप हुआ था और पूरे 1 साल बाद वह जब आई थी तब उसके गले में मंगलसूत्र था। वह 1 महीने की प्रेग्नेंट थी और वह बड़ी ही बुरी हालत में आई थी। उसके बाप ने और उसकी सौतेली मॉम ने उसे इतना मारा पीटा कि उसका मिसकैरेज हो गया और उसकी जिंदगी भी खतरे में आ गई थी। राहुल ने अपने होठों के कानों में आए हुए खून को पोंछते हुए कहा। उसके मॉम डैड ने बड़ी ही मुश्किल से उसे बचाया था, क्योंकि यदि निशा मर जाती तो उनके नाम की पूरी 1500 करोड़ की प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाती। इसलिए उन्होंने वह शहर ही छोड़ दिया और निशा को लेकर यहाँ आकर रहने लगे। राहुल ने कबीर को आगे बताते हुए कहा। निशा बिल्कुल ही खामोश हो गई थी। मुझसे उसकी खामोशी देखी नहीं जाती थी और मैंने धीरे धीरे उसके गम को बांटना शुरू किया और फिर हम दोनों दोस्त बन गए। धीरे धीरे निशा अपने पुराने गम को बुलाकर आगे बढ़ने लगी और हमारी दोस्ती भी धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई प्यार में बदल गई। मैंने उनके मॉम डैड को जब शादी के लिए पूछा तो उन्होंने मुझे सिर्फ इतना ही कहा, यदि निशा की मर्जी हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। राहुल ने कबीर को देखते हुए कहा। मगर हमारी मंगनी के कुछ वक्त बाद ही मेरा बिजनेस पूरी तरह से पिट गया और सड़क पर आ गया। तब जानवी ने मुझे कहा कि निशा का उस बिजनेस वालों के सामने सौदा करो जिसका तुम्हारे ऊपर बहुत सारा कर्ज हो। राहुल ने अपनी नम आंखों को साफ करते हुए कहा। मैं यदि ऐसा नहीं करता कबीर तो मेरे बिजनेस को वही ब्लैक कोबरा खरीद लेता और फिर से निशा को वह ढूंढ लेता और फिर से निशा उसी राक्षस की चुंगल में फंस जाती। राहुल ने दर्द भरी आवाज में कहा। कौन है वह ब्लैक कोबरा? और यदि तुम इतनी ही निशा की केयर करते हो तो फिर धोखा क्यों दिया?
क्यों जानवी के साथ मिलकर उसका सौदा किया? कबीर ने चिढ़ते हुए कहा। मैंने तुमको कहा तो सही कबीर, जो भी किया निशा को उसकी दलदल से बचाने के लिए किया। अभी भी निशा की जान को खतरा है, उसके अपनों से ही। राहुल ने कबीर को कहा। निशा को अभी भी खतरा है? किससे और क्यों? कबीर ने शॉक्ड होते हुए कहा। उसके मॉम और पापा से, क्योंकि निशा अभी 25 साल की नहीं हुई है और जब तक वह प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं हो सकती, और यदि निशा उसके साथ उसके पहले शादी कर लेती तो उसकी आधी ही प्रॉपर्टी उसके नाम होगी, वह भी यदि निशा उसकी मर्जी से करती है तो, या वह 25 साल की होने के बीच मर जाती है तो। राहुल ने कबीर को जो भी सही था वह बताते हुए कहा। मैं निशा को कुछ भी नहीं होने दूंगा और ना ही उसकी प्रॉपर्टी को उनके लालची मॉम डैड के हाथ में जाने दूंगा। कबीर ने राहुल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। राहुल और रेहान, मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा, मगर पहले मैं उस ब्लैक कोबरा से मिलूंगा, कबीर ने दोनों को देखते हुए कहा। तो दोस्तों, आगे क्या नया ट्विस्ट होगा इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुनें, जो बहुत ही जल्दी इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा।